संदीप एक बार मैसेज कर दो। हाँ, शालिनी कहाँ गई भाई? संदीप स्टार्ट करें क्या? उसी को आज फिर से करेंगे ताकि सॉलिड हो जाए। एटीपी जीटीपी बता देंगे तुम लोगों को, कहाँ पे एटीपी लगता है, कहाँ पे जीटीपी लगता है। फिर उसके बाद एनारोबिक रिस्पिरेशन कवर करा देंगे। सर क्लास क्लास अगर क्या? रिकॉर्ड करने क्लास अगर रिकॉर्ड हाँ बताओ। हेलो हेलो आवाज आ रही है, बोलो। बोल रहे हैं कि अगर क्लास रिकॉर्ड किया करें तो पढ़ाना शुरू कर दिया करें, काहे कि उस पे स्टार्ट करने पे बहुत टाइम लगता है अगर रिकॉर्ड देखने पे तो। हाँ हाँ, सही कह रहे हो। हाँ नहीं, जब से पढ़ाया करिए फिर तब से स्टार्ट किया करें। हाँ यार, वही सही बात कह रहे हो, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती होगी ना। यस सर, लंबी भी हो जाती है, लेकिन डेटा बहुत लेता है। ओके ठीक है। चलो हम स्टार्ट करके इसको डायरेक्टली हम इसको कवर करके संदीप, एंड देन आई विल तुरंत हम इसको वो कर देंगे, रोक देंगे तुम लोग, ठीक है? भले से वो 15 मिनट का वीडियो, 10 मिनट का वीडियो, बस वो रहेगा ना, एक फ्लुएंटली एक साथ चलता रहता है ना, तो थोड़ा सा इजी में समझ में भी आ जाता है। ओके ठीक है, तो तुम लोग बाद में अगर कोई ज्वाइन करना तो ये कोशिश करना कि तुम लोग रिपीट करवाने की कोशिश मत करना। चलो तुम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम तुम लोगों को कल बता रहे थे, अगर पेज यहाँ पे जाते हैं, पेज नंबर 1 पे, तो पेज नंबर 1 पे अगर बच्चा जाते हैं ना इसके ऊपर, तो हम बताए थे कि जो क्रेब साइकिल था उसको कौन डिस्कवर किया था। एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, रिकैप भी हो गया, फिर से एक बार देख भी लेंगे हम लोग। तो क्रेब साइकिल होता है ये, इसको कौन डिस्कवर किया था? तो एक फेमस बायोकेमिस्ट थे जिनका नाम था सर हेंस क्रैब।
सर हेंस क्रैब ने इसको डिस्कवर्ड किया था, क्रेब साइकिल को। क्रेब साइकिल को बताने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जो हमारा एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन दो स्टेप में अगर होता है, पहले ग्लाइकोलिसिस होता है, पहले ग्लाइकोलिसिस होता है, और सेकंड पे हमारा होता है क्रेब साइकिल होता है। क्या होता है? क्रेब साइकिल होती है। तो पहले पे ग्लाइकोलिसिस होता है, सेकंड पे क्रेब साइकिल होती है। तो हमने ग्लाइकोलिसिस के लास्ट रिएक्शन जो बना था, वो हमारा रिएक्शन बना था पायरुविक एसिड। क्या बना था बच्चा? पायरुविक एसिड बना था, और दो पायरुविक एसिड बना था। तो फिलहाल में जब हम ये साइकिल स्टार्ट करेंगे ना, तो वन पायरुविक एसिड, सिर्फ पायरुविक एसिड से स्टार्ट करेंगे। और जो इस पायरुविक एसिड में लास्ट में हमारा आता है 15 ATP, तो हम दो है लास्ट में, ग्लाइकोलिसिस में दो मिल रहा था, तो लास्ट में हम दो से इंटू कर देंगे, तो 15 × 2 हो जाएगा, 30 ATP हमें देखने को मिलेगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे एक नया टर्म मैंने क्या यूज किया यहाँ पे, कि देखो बच्चा, ग्लाइकोलिसिस में जो नीचे बचा था पायरुविक एसिड, तो दो पायरुविक एसिड बचा था, अगर आपको याद होगा तो दो पायरुविक एसिड। तो हम क्या करेंगे, जब क्रेब साइकिल चलाएंगे तो सिर्फ एक पायरुविक एसिड का यूज करके साइकिल चलाएंगे, और लास्ट में जो एटीपी हमें मिलेगा, हाँ, क्रेब साइकिल में जो एटीपी मिलेगा जितना, उसको दो से इंटू करेंगे। क्यों इंटू करेंगे, समझ में? एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर दो कि पायरुविक एसिड देखो मैंने क्या बोला कि ग्लाइकोलिसिस में बच्चा हमें टू पायरुविक एसिड देखने को मिलता है, लेकिन हमारी क्रेब साइकिल सिर्फ एक पायरुविक एसिड से चलती है। तो जो हमारा पायरुविक एसिड में टोटल जो एटीपी बनेगा, तो वो उसको हम दो से इंटू कर देंगे ना, क्योंकि हमारा दो पायरुविक एसिड के बराबर करना है, क्योंकि हमारा ग्लाइकोलिसिस में टू पायरुविक एसिड बना था। ओके, समझ रहे हो? टाइप इन चैट बॉक्स यस और नो, फिर आगे बढ़े हम ऐसे। हाँ, हाँ, तो बच्चा लोग मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस में दो बन रहा था नीचे, लेकिन क्रेब साइकिल जो स्टार्ट होती है एक सिंगल पायरुविक एसिड से स्टार्ट होती है। तो मान लो पायरुविक एसिड पूरे सर्किल में एटीपी बन गया 15, मान लो 15 बन गया, और 15 बनता ही है, तो हम लास्ट में क्या कर देंगे, 15 × 2 कर देंगे, तो हमारा 30 ATP का फॉर्मेशन इसके अंदर होता है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले इसको जान लो, फिर साइकिल हम दूसरी वाली साइकिल, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड साइकिल है, ये थोड़ा बना नहीं पाओगे क्योंकि ईटीएस उटीएस दिखा दिया गया है। तो हम तुमको वही साइकिल इजी वाला हम तुम्हें बताएंगे, ताकि आसानी से याद भी हो जाए और तुम लोग आसानी से कर भी लो। तो इस साइकिल को कौन डिस्कवर किया? सर हेंस क्रैब ने डिस्कवर किया इस साइकिल को। और आपको बताया गया था कि अंडर एरोबिक कंडीशन में क्या होता है, जो पायरुविक एसिड ग्लूकोज से मिलता है ना, अब वो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में ही ये ऑक्सीडाइज होता है, और हमारी सारी ये जो प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है, और एक सिंगल पायरुविक एसिड से हमारा ये स्टार्ट होता है। तो हम चलते हैं पहले वाले फिगर पे। ये फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम पहले वाले फिगर पे आते हैं इस पे। तो बच्चा हमारा ये ग्लाइकोलिसिस से हमारा पायरुवेट हमारा यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। कौन? पायरुवेट। और अब तुम्हें पता है इसके ऊपर हमारा दो पायरुवेट बना था, तो सर अभी हम सिर्फ एक पायरुवेट का यूज करके हम इस साइकिल को हम चलाएंगे। ठीक है, तो इस पायरुवेट में होता क्या है कि आप पायरुवेट और एसिटिल कोएंजाइम, पायरुवेट और एसिटिल कोएंजाइम आपस में दोनों कंबाइन करते हैं। ऑक्जेलोस्टेट भी आता है यहाँ पे, ऑक्जेलो एसिटेट भी आता है, और आपस में जब कंबाइन करते हैं तो ये सीट्रेट बनाता है। बस इतना ध्यान देना, क्या बनाता है? सीट्रेट बनाता है। ये क्या बनाता है? सीट्रेट बनाता है। पायरुवेट और एसिटिल को एंजाइम, और इधर से ऑक्जेलो एसिटेट का आता है, आपस में मिलकर कंबाइन करके क्या बनाते हैं? सीट्रेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चा? सीट्रेट बनाते हैं। अब सीट्रेट जैसे आगे बढ़ता है तो यहाँ पे वाटर का बाहर निकल जाता है। तो ये सीट्रेट 6 कार्बन का होता है, इधर 6 कार्बन का होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। 6 कार्बन, 6 कार्बन, सॉरी ये 5 कार्बन का हो गया, क्योंकि यहाँ से CO2 बाहर निकल जा रहा है। तो कल वाला अगर तुम लोग याद करोगे ना, तो वही वाला फिगर बनाना है जो कल वाला हमने बताया था। ये हम अल्फा कीटो हम यहाँ पे नीचे बनाए थे, तो यहाँ 5 कार्बन, बाकी ये सब 4 कार्बन के हैं, 4 कार्बन, 4 कार्बन के, 4 कार्बन के। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ तुम्हें, ये एक आउटलाइन हम तुम्हें दे चुके हैं, ऑलरेडी आउटलाइन दे चुके हैं। बच्चा कहाँ पे NAD लगेगा वो हमें बताना जरूरी है। तो एक बार हम ये बताना चाह रहे हैं कि क्या क्या बनेगा सीरियल। सीट्रेट होगा 6 कार्बन का, फिर आगे चलेगा तो ये बना देता है एक्कोनाइट्रेज। अगर इसको नहीं लिखना चाहते हो तो तुम सीधा यहाँ पे आइसोसिट्रेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आइसोसिट्रेट कर सकते हो, आइसोसिट्रेट कर सकते हो। ठीक है, ये एक मिनट रुको, मैं वही फिगर बताता हूँ। ये थोड़ा सा भले ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको देखो। पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड Na और NaDH प्लस आयन के प्रेजेंस में रिएक्शन, मतलब ये तो लगा दोगे यहाँ पे Na NaDH। ठीक है,
तो पायरुविक एसिड एसिटिल को एंजाइम आपस में दोनों कंबाइन करते हैं और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड आता है और बना देते हैं क्या, सिट्रिक एसिड 6 कार्बन का। फिर सिट्रिक एसिड से ये कन्वर्ट हो जाता है आइसोसिट्रिक एसिड में, बीच वाला नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं चलेगा, 6 कार्बन का आइसोसिट्रिक एसिड बना देता है। फिर आइसोसिट्रिक एसिड से ये बना देता है हमारा ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड बना देता है, 6 कार्बन का ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड बना देता है। फिर ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड से इसमें से CO2 यहाँ पे बाहर निकल जाता है, तो ये 5 कार्बन के अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर अल्फा क्लूटोरिक ये 5 कार्बन है, तो मतलब ये लाइन के इधर 6 कार्बन के, मिडिल में हमारा ये 5 कार्बन का है। फिर यहाँ पे हमारा जो सक्सेनिल कोएंजाइम में एक CO2 यहाँ से फिर निकलता है और ये सक्सेनिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। फिर सक्सेनिल कोएंजाइम से ये सक्सेनिक एसिड में 4 कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर सक्सेनिक एसिड से ये फ्यूमरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और फ्यूमरिक एसिड से मैलिक एसिड, मैग्लिक एसिड से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अब ध्यान देने योग्य बात ये है बच्चा कि ये तुम्हें सीरीज हम तुम्हें कल बता दिए थे कि कैसे होता है और कैसे, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। तो मैं ये समझाना बहुत जरूरी था कि 4 कार्बन किधर है, 6 कार्बन ये भी हम तुम्हें रिमाइंड करा चुके कहाँ पे होता है। यहाँ पे देखना कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड संदीप यहाँ पे या नीलम यहाँ पे 4 कार्बन का बच्चा, और ऊपर से जो पायरुविक एसिड आ रहा है एसिटिल कोएंजाइम ये 2 कार्बन के आ रहे हैं। तो 2 कार्बन और प्लस 4 कार्बन जब आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड बना रहे हैं। तो कार्बन लिखना यहाँ पे कभी भूलना मत, ये ऊपर 2 कार्बन से आ रहे हैं, इधर से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का आ रहा है, ठीक है। और मिलके ये क्या बना दे रहे हैं, सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर दे रहे हैं। अब तुम्हें बच्चा क्या करना है इस साइकिल में, एक चीज क्या करना है, ये चीज बनाने के बाद तुम्हें इतना टिटिम्मा नहीं लिखना। अब तुम्हें करना क्या है, बस जो चीज बताऊंगा वो चीज करना है। NAD से NADH+1 निकलता है पायरुविक एसिड में स्टार्टिंग में, जब वो सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है तब। फिर तुम्हें क्या बताना है यहाँ पे, फिर से आइसोसिट्रिक एसिड में और ऑक्जेलो सक्सेनिक एसिड में NAD से NADH निकालना है कि यहाँ पे, और कहाँ पे NADH और कहाँ पे निकालना है, तो एक हमें लास्ट में यहाँ पे निकालना है जब मैलिक एसिड और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से, मैलिक एसिड से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में बनाना है तब, ठीक है। यहाँ पे हमें NAD से NADH+ निकालना है। तो पूरे साइकिल में 3 जगह में लगाना है, एक इस प्लस से पायरुविक एसिड से जब हम सिट्रिक एसिड में कन्वर्टेड हो रहे हैं तब हमें क्या लगाना है, NAD से हमें NADH+ आयन को हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे करना है, पायरुविक एसिड से जब सिट्रिक एसिड कर रहे हो तब, आइसोसिट्रिक एसिड से जब ऑक्जेलो सक्सेनिक एसिड कर रहे हो तब, और जब हम लास्ट में मैलिक एसिड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं तब वहां पे NAD से NAD+H लगा दोगे, ठीक है। जो जो लगाएंगे वो बोला बस वही लगाना। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, दूसरा ध्यान देना, यहाँ पे CO2 निकालना नहीं भूलना, CO2 निकालना यहाँ पे नहीं भूलना। देखो NADH यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे भी लगाना। फिर उसके बाद तुम्हें यहाँ पे सक्सेनिल और सक्सेनिक एसिड में GDP से GTP निकालना, ये इंपॉर्टेंट है, GTP से GDP निकालना, ओके। फिर उसके बाद तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे वाटर देना है फ्यूमरेज में और उसको मैलिक एसिड में कन्वर्ट कर देना। इसमें क्या करना है, टोटल आपको क्या देखने के लिए मिला कि सर हम 4 जगह पे NAD से NADH लगाना और सक्सेनिल से सक्सेनिल एसिड जब बना रहे वहां पे हम GTP देके GDP निकालना है, और फिर हम जब फ्यूमरेज बना रहे तो वहां पे पानी देना है बस। बाकी कुछ इस साइकिल से छेड़छाड़ मत करना, बस यही लगा देना। कहने का मतलब क्या है, अब एक बार फिर से हम साइकिल को रिपीट कर रहे हैं, ध्यान देना कि पायरुविक एसिड जब एसिटिल कोएंजाइम के साथ और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन के साथ आपस में कंबाइन करता है तो सिट्रिक एसिड बनाता है। इसको मदद कौन करता है, तो Na से NADH+ आयन। फिर सिट्रिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। आइसोसिट्रिक 6 कार्बन का होता है। यहाँ पे बस ये लगा दो, Fe+ से H2O में कन्वर्ट हो रहा है। फिर आप बताना कि आइसोसिट्रिक एसिड से सर ऑक्जेलो सक्सेनिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पे सर NAD से NADH+H+ आयन हम दे रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या करोगे सर, 6 कार्बन का है तो एक CO2 निकल जाएगा, फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। फिर यहाँ से करना सर NAD से NADH लगाना, फिर बोलना कि सर अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से 5 कार्बन से यहाँ से फिर ये सक्सेनिल कोएंजाइम 4 कार्बन में कन्वर्ट हो जा रहा है। फिर सक्सेनिल कोएंजाइम से ये सक्सेनिक एसिड कन्वर्ट हो जा रहा है। इसमें मदद कौन कर रहा है, GTP से GDP। जो जरूरत की चीजें वही ध्यान देना, हमें GTP की जरूरत है, NAD से NADH+1 की जरूरत है, ठीक है। फिर यहाँ पे सक्सेनिक एसिड कन्वर्ट हो जा रहा है फ्यूमरिक एसिड में, और इसमें कौन मदद कर रहा है, FAD से FADH+ आयन। फिर उसके बाद हमारा मैलिक एसिड कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है, फ्यूमरिक से मैरिक में, और मैलिक से फिर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और इसमें कौन मदद कर रहा है, NADH+ से NAD। हमें बस इतना ही जरूरत है, बाकी तुम मत बनाना इसके अंदर क्या चल रहा है, ठीक है।
अब तुम्हें मेन पॉइंट पे आते हैं। इतना तो कल हम तुम्हें बता दिए थे, बेसिकली एक तरह से रिकैप बता रहे थे क्या बनाना क्या नहीं बनाना। देखो अब ध्यान दो, हमें जरूरत क्या क्या थी बच्चा। तो तुम्हें पता था एनएडी से एनएडीएच प्लस आयन की जरूरत थी, जीटीपी से जीटीपी जीडीपी से जीटीपी की जरूरत थी, और एफएडी से एफएडीएच प्लस एच प्लस आयन की जरूरत थी। तो बस साइकिल में बस यही तीन चीज दिखाओगे, बाकी कुछ मत दिखाना। फिगर कॉम्प्लिकेटेड मत करना, कॉम्प्लिकेटेड भले बनाया गया लेकिन कॉम्प्लिकेटेड मत करना, इजी करना, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो एटीपी कैसे बन रहा है, तो कहोगे सर एटीपी जो यहाँ पे बन रहा है पूरे क्रेब साइकिल में ईटीएस में, एक हमारा एनएडी से एनएडीएच प्लस आयन बन रहा है, दूसरा जीटीपी जीडीपी से जीटीपी मिल रहा था। जब सक्सेनिल जीटीपी कहाँ पे मिल रहा था, आप देखोगे सक्सेनिल कोएंजाइम से जब सक्सेनिक एसिड में इधर कन्वर्ट कर रहे थे तो वहां पे हम जीडीपी दे रहे थे और जीटीपी निकाल रहे थे, ठीक है। तो एक जगह पे जीटीपी जीटीपी दे रहे थे और दो जगह पे एफएडी से एफएडी एच वन निकाल रहे थे। कहां पे, दो जगह पे एफएडी से एफएडी एच वन निकाल रहे थे। और तीन जगह पे, सॉरी चार जगह पे हम एनएडी से एनएडी एच वन निकाल रहे थे। तो मैं बताया था ना चार जगह से, तो चार जगह पे हम एनएडी एनएडी एच वन हम लगा रहे थे, थोड़ा सा समझना। चार जगह पे एनएडी से एनएडी एच वन, तो वहां पे तीन एटीपी चार से इंटू कर दोगे तो 12 एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा वहां पे। 12 एटीपी का तुम्हें भी पता है कि सर एक एनएडीएच तीन एटीपी का फॉर्मेशन कर देता है। तो टोटल चार जगह पे एनएडी लगाए थे तो चार इंटू तीन कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर जीटीपी एक जगह पे लगा था, जीडीपी से जीटीपी बना रहा था तो वहां पे एक एटीपी बनेगा। तो 12 एक कितना हो गया, 13 एटीपी हो गया, ठीक है। फिर एफएडी से एफएडी एच वन जो होता है वो दो एटीपी का फॉर्मेशन कर देता है, तो ये दो एटीपी बना दिया। तो टोटल सर हमें हमें टोटल 15 एटीपी मिला। क्या मिल गया, 15 एटीपी। बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया, टाइप इन चैट बॉक्स। बस ये लास्ट है, इसके बाद इसको नहीं समझाएंगे, तुम लोग को नोट्स बनाएंगे खुद से अपने हाथ वाला, फिर उसको समझाएंगे। शालिनी, बच्चा इसमें देखो पूरे साइकिल बनाना जैसे हम कल बताए थे, एक हमें याद हो गया अब तक। पायरुविक एसिड से एसिटिल को एंजाइम कंबाइन करेंगे, सिट्रिक एसिड, फिर आइसोसिट्रिक एसिड, फिर आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड, ऑक्सोसक्सेनिक एसिड से कीटोग्लूटरिक एसिड। कीटोग्लूटरिक के जो राइट साइड में था सब 6 कार्बन के थे, कीटोग्लूटरिक 5 कार्बन हो गया। यहाँ से एक और CO2 निकल जाएगा तो ये सक्सेनिल को एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर सक्सेनिल को एंजाइम से 4 कार्बन के सक्सेनिक एसिड में, फिर सक्सेनिक एसिड से फ्यूमरिक एसिड में, फ्यूमरिक एसिड से फिर मैलिक एसिड में, मैलिक एसिड से 4 कार्बन के ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। अब इतना बनाने के बाद तुम्हें क्या करना है, ये तीन बस यूज करना है तुम्हें पूरे फिगर में। जहां जहां एनएडी लगा हुआ है तो तुम्हें भी पता है कि सर पायरुविक एसिड से सब एसिटिल कोएंजाइम लगा रहे हैं तो वहां पे एनएडी से एनएडीएच वन में कन्वर्ट हो रहा था। और सर एक बार आइसोएसिट्रिक एसिड से ऑक्सैलो सक्सेनिक में कर रहे थे तो वहां पे एनएडी मिल रहा था। और एक जब हम सर कर रहे थे अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से जब सक्सेनिल में कन्वर्ट करते वहां पे मिल रहा था। और सर एक मैलिक से ऑक्सैलो एसिड, तो चार जगह पे हमें सर एनएडी से एनएडीएच वन मिल रहा था। तो एक एनएडी से एनएडीएच वन तीन एटीपी का फॉर्मेशन कर देता, तो ये टोटल चार है, तो चार थे कितना हो गया, 12 हो गया। फिर कहोगे सर जीडीपी से जीटीपी सिर्फ एक जगह पे मिल रहा था, कहां पे, जब सक्सेनिल को एंजाइम से सक्सेनिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारा एक जीटीपी से जीटीपी सिर्फ एक एटीपी बना देता है, तो एक एटीपी बता दोगे। फिर कहोगे सर एफएडी से एफएडी एच वन जब फिगर में देखोगे तो तुम्हें एफएडी से एफएडी एच वन दो जगह मिलेगा। कहां कहां पे मिलेगा बच्चा, तुम्हें मिलेगा एक जब सक्सेनिक एसिड से कन्वर्ट करोगे फ्यूमरिक एसिड तब, ठीक है, तब करोगे तब मिलेगा। और दूसरा जो तुम्हें मिलेगा उसी में एफएडी से एफएडी कन्वर्ट करोगे तो वही दो कार्बन का हो जाता है, तो टू इंटू कर देते हैं। तो दो मिलता है तो टू, सॉरी एक ही मिलता है, एफएडी से एफएडी एच वन एक ही जगह मिलता है। कहां पे मिलता है दिखा देता हूं यार एक बार। दिखा देंगे तुम लोग समझ जाओगे आसान में कहां कहां मिल रहा है। संदीप थोड़ा बच्चा तुम लोग ध्यान देना, स्क्रीन छोटी है बट कोई दिक्कत नहीं। देखो बच्चा, हम तुमसे कह रहे हैं कि
सर हमें NAD वाला, NAD से हमें NADH, एक ये हो गया, और एक हम बता रहे FAD है, एक FAD है, एक NAD है। तो ये हमें टोटल 4 मिल रहे। कहाँ कहाँ मिल रहे? एक हमें मिल रहे हैं यहाँ पे, पायरुविक एसिड से जब कन्वर्ट कर रहे हो तो पहला एक यहाँ मिल रहा है, यहाँ लगा रहे हो। दूसरा आप कहाँ लगा रहे हो? NAD से NADH1, दूसरा यहाँ लगा रहे हो। तीसरा आप कहाँ लगा रहे हो? जब हम कीट अल्फा क्यूटोग्लिसरेरिक से सक्सेनिल में कंजम कर रहे हैं तब तीसरा यहाँ मिल रहा है बच्चा। और हम चौथा बताएं लास्ट में मिल रहा है जब हम मैलिक एसिड से ऑक्जेलो एसिटिक कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमें टोटल कितना मिल रहा है बेटा? टोटल हमें 4 मिल रहा है। NAD वाला हमें, ये NAD वाला हमें 4 मिल रहा है। इज इट क्लियर? कहाँ कहाँ मिल रहा है वहीं वहीं लगाओगे, ठीक है। और हमें एक जगह GTP से GDP मिल रहा है, जब सक्सेनिल को एंजाइम से सक्सेनिक एसिड में कन्वर्ट करें जो DDP से GTP मिल रहा है, तो एक ये मिल रहा है, ठीक है, ये हटा दोगे। और हमें एक क्या मिल रहा है? एक हमें FAD से FADH1 मिल रहा है, सक्सेनिक एसिड से फ्यूमरिक एसिड में कन्वर्ट करें तो एक ही जगह पे। समझ गया? दिख गया? दिख गया तुम लोगों को? तो हम वही बता रहे बच्चा कि NAD से NADH1 हमें 3 ATP हमें यहाँ पे ये 3 ATP बनाता है, तो हमारा टोटल ये 4 मिलते हैं, तो 4 इंटू 3 12 हो गया। GTP से GDP हमें एक मिलता है तो एक ATP बनाता है। FAD से FADH1 हमें 2 ATP बनाता है। याद करो ग्लाइकोलिसिस उसमें 2 ATP बना रहा था, तो यहाँ पे 2 ATP, तो टोटल कर लिए कितना हो गया? 15। और 15 जब हो गया तो तुमको हम बताए थे कि ग्लाइकोलिसिस में सर 2 पायरुविक एसिड होता है। क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस के लास्ट में 2 पायरुविक एसिड मिलता है। क्या मिलता है बच्चा? 2 पायरुविक एसिड मिलता है। और हमारी जो क्रेब्स साइकिल चल रही है वो सिर्फ सिंगल पायरुविक एसिड से चल रही है। तो हम क्या कर देंगे, इसको 2 से इंटू कर देंगे, तो 15 दुना के क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ये वाला तो समझ में आ गया होगा। क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में लास्ट में 2 पायरुविक एसिड मिल रहा था, लेकिन क्रेब्स साइकिल हमारी सिर्फ सिंगल पायरुविक एसिड चल रही है। तो हमारा जो 15 ATP जो वैल्यू आई है सिर्फ एक पायरुविक एसिड का है। तो 2 पायरुविक एसिड के लिए हम इसको 2 से गुणा कर देंगे। तो हमने यहाँ पे यही देखा, एक बार जूम करते हैं, कि टोटल 15 ATP फॉर्म्ड इन द ब्रेकडाउन ऑफ द 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। लेकिन 2 पायरुविक एसिड हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करती है। तो जो पायरुविक एसिड जो टोटल ATP हमें क्रेब्स साइकिल में मिलेगा वो 15 दुना के 30 ATP मिलेगा। तो अब हम टोटल गेन ऑफ ATP रिस्पायरेशन में हम निकाल लेते हैं। तो 6 हम देख रहे थे कि ग्लाइकोलिसिस में हम गेन हो रहा था। भाई 8 ATP बन रहा था ना ग्लाइकोलिसिस में, 2 हम दे रहे थे, तो 8 में से 2 माइनस कर रहे थे, तो नेट गेन हमें 6 मिल रहा था। तो टोटल गेन एटीपी हमें 6 ग्लाइकोलिसिस में मिल रहा है और 30 क्रेब साइकिल में मिल रहा है। तो टोटल बच्चा तुमसे पूछा जाएगा कि एरोबिक रिस्पायरेशन में कितना एटीपी मिलता है, गेन होता है कितना, तो बताओगे 36 एटीपी। आंसर इन चैट बॉक्स कि एरोबिक रिस्पायरेशन में कितना हमें, कितना एटीपी का गेन होता है और कितना कितना मिलता है। 2 स्टेप में होता है, तो पहले स्टेप में कितना हमें गेन होता है और लास्ट जो स्टेप होता है क्रेब साइकिल में कितना गेन होता है। 36 कितना कितना अलग अलग लिखो तो 36 टोटल मिला ना। पूरे एरोबिक में बताओ, एरोबिक में 36 हो गया, तो 36 में कितना कितना मिला? 2 स्टेप में चला साइकिल ना बच्चा। हाँ संदीप, गुड, वेरी गुड। तो 2, 8 माइनस 2 मत दिखाओ, डायरेक्ट इसको माइनस करके 6 दिखा दो। 30 प्लस 6 36। तालनी, नीलम, बच्चा तुम लोग बताओ। 30 प्लस 6 36। 30 किस में दिखा, 6 किस में दिखा? टाइप इन चैट बॉक्स। 30 किस में दिखा, 6 किस में दिखा? टाइप इन चैट बॉक्स। 30 ग्लाइकोलिसिस में। संदीप पीट देंगे अभी तुमको हम। ये ग्लाइकोलिसिस बताएं कि क्रेब साइकिल बताएं? पीट के बंदर की तरह मुंह लाल कर देंगे, एकदम नाक खींच के ऊपर बढ़ा देंगे। 30 क्रेब साइकिल में साले ने गुड। और एक क्वेश्चन ये बताओ कि हम देखो कितना हमें मिल रहा है, टोटल 36 एटीपी गेन करके हमें मिल रहा है। हम कितना दिए थे स्टार्टिंग में? कितना दिए थे स्टार्टिंग में? हम कितना दिए थे इसको बनाने के लिए? कितना एटीपी दिए थे तो हमें 36 मिल रहा है? वेरी गुड संदीप, गुड।
2। याद करो तुम लोग 2 एटीपी दिए थे तो तुम्हें लास्ट में 8 मिल रहा था, तो हम 6 ठो नेट गन निकाले थे। हाँ, गुड गुड शालिनी, गुड नीलम। बस इसको समझ गए ना, बस तुम्हें साइकिल तो तुम्हें बस थोड़ा सा नॉर्मली याद करना है, जो तुम्हें बेसिक जो लिखना है ना एग्जाम में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और तुम्हें ये समझना ज्यादा जरूरत है कि एरोबिक रिस्पिरेशन में टोटल बनता कितना है, कितना देते हैं तो कितना बनता है, और कैसे, ये तुम लोग समझ गए, ये अच्छी बात है, क्योंकि यही समझना होता, बच्चे यही नहीं समझ पाते। अब देखो एनारोबिक रिस्पिरेशन समझते हैं। तो एनारोबिक रिस्पिरेशन हम तुम लोग को बताए थे कि सर वो डायरेक्टली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं होगा, उसी को एनारोबिक रिस्पिरेशन बोलेंगे। तो एनारोबिक रिस्पिरेशन में देखो जो C6H12O6 है, वो जब टूट रहा है तो इसमें किस तरह से बना रहा है, C2H5, एक तरह से देखोगे एथेनॉल का फॉर्मेशन कर दे रहा है, एथेनॉल प्लस CO2 प्लस एथेनॉल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये बता रहा है कि जो एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। तो आप ये बताओगे कि सर एनारोबिक रिस्पिरेशन टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन विथ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। भाई ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो किसी भी फूड का ऑक्सीडेशन कैसे होगा? भाई ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही तो ऑक्सीडेशन होता है ना। तो इसीलिए बता रहा है कि सर जो ये रिएक्शन या एनारोबिक रिस्पिरेशन होगा वो ऑक्सीजन के एब्सेंसी में होगा, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन खाने का या फूड का नहीं होगा। तो इसीलिए क्या बना देता है, एथाइल अल्कोहल बना देता है, लैक्टिक एसिड बना देता है, CO2 का फॉर्मेशन कर देता है। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, एनारोबिक रिस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंसी में होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहता तो यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है खाने का, फूड का। और जब ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है खाने का तो ये एथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का। और ये जो इट अकर इनटू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये एरोबिक एनारोबिक रिस्पिरेशन छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब के अंदर होता है। फिर देखो अर्ली स्टडी ऑफ germination of many seed before the rupture of seed coat in certain fruit like apple, grapes, in which the cutinized and subrized skin doesn't allow oxygen to reach the respiratory cell। तो ये बता रहा है कि जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है अर्ली स्टेज में जब जर्मिनेशन होता है ना, तो सीड अच्छे तरीके से रप्चर नहीं हो पाती है, लेकिन उसको रप्चर करने के लिए जो मदद करता है ना, ये हमारा एनारोबिक रिस्पिरेशन ही मदद करता है इसके अंदर। जैसे कुछ फ्रूट्स हो गए, एप्पल हो गया, ग्रेप्स हो गया, ये क्यूटिनाइज्ड और सबमर्ज्ड जो स्किन होती है उसको अलाउ नहीं करता है पहले स्टार्टिंग में, ताकि वो रिस्पिरेटरी सेल अच्छे तरीके से काम कर सके। ओके, अब देखते हैं फर्मेंटेशन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय फर्मेंटेशन? द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इज द टाइप ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन carried out by the some microorganism, plant like bacteria, fungi, and it is a different from aerobic respiration। तो एरोबिक रिस्पिरेशन एक डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, फर्मेंटेशन एक अलग टर्मिनोलॉजी है। तो प्रोसेस ऑफ फर्मेंट एक, लेकिन एक तरह से हम फर्मेंटेशन को ही एक एनारोबिक रिस्पिरेशन ही बोला जाता है, जिसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट हो गया, प्लांट में जैसे बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, यही सब फर्मेंटेशन में मदद करते हैं। तो आप फर्मेंटेशन का डेफिनेशन क्या बताओगे? सर एक ऐसा फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, और इस एनारोबिक रेस्पिरेशन में छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे में बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया। एंड इट इज अ डिफरेंट फ्रॉम अ, मतलब कि एनारोबिक होता भले, लेकिन एनारोबिक से पूरी तरीके से ये डिफरेंट होता है, अलग होता है। और जो फर्मेंटेशन होता है ना, एक तरह से एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस जान रहे हो, जहां पे एनारोबिक रिस्पिरेशन एक सेलुलर प्रोसेस है। आप क्या डिफरेंस समझे यहाँ पे, कि जो एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है फर्मेंटेशन से अलग है, इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस होता है, जहां तक एनारोबिक की बात करते हैं यहाँ पे सेलुलर प्रोसेस होता है। तो बस आप इतना जानो कि एनारोबिक रिस्पिरेशन हमने क्या जाना कि सर कंप्लीट ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा, ऑक्सीडेशन फूड का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कर होता है, जहां पे हमारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने फर्मेंटेशन जाना, फर्मेंटेशन एक तरह से एनारोबिक रिस्पिरेशन का ही प्रोसेस है, लेकिन इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन ये पूरी तरीके से एनारोबिक रिस्पिरेशन से थोड़ा अलग होता है। कैसे होता है? क्योंकि एक में एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस होता है और एक में सेलुलर प्रोसेस होता है। आई होप सबको समझ में आएगा। इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चा? कॉपी बना के मुझे भेज देना तुम लोग, तीनों लोग।